Thank you so much, जी। So I'm a law student and I was there while all of this event was taking place। जो मुझे वहाँ पे नज़र आया, जो मैंने देखा, तो ये पता चल रहा था कि स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक काफ़ी पर्टिनेंट किस्म के सवाल कर रहे थे। एक सवाल जो मैं उनसे करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, वो ये था कि चलें, आपके हाथ में नहीं है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, चलें इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है, चलें आप सिर्फ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि 90 दिन गुजर गए हैं, पंजाब और केपीके में इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ पे बैठे हैं। वहाँ पे क्योंकि मैं लॉ का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे आइन के बारे में पता है, और उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन वो फिर भी बैठे हैं। हमारी माओ बहनों को तंग किया जा रहा है, उनके घरों में घुसा जा रहा है, जो जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। ओपनली तो हम लोग ये बातें नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के घर में घुसा जा रहा है। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता था उनसे कि क्या 90 दिन गुजरने के बाद आप इखलाकी तौर पे चाहेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर रहें, या फिर आप इखलाकी तौर पे चलें, कानूनी तौर पे आप जो मर्जी रूपोज निकाल लें, क्या इखलाकी तौर पे ये बेहतर नहीं है कि आप स्टेप डाउन करें और अपनी जगह चलें, किसी और को आने दें? क्योंकि यहाँ पे आके वो एक मोरल सुपीरियॉरिटी वाले कॉम्प्लेक्स से आ रहे थे और बच्चों को भी डगर रहे थे। हालांकि बच्चे काफी पर्टिनेंट सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे थे कि बच्चों को भी उनकी जबान में ही किसी तरह जवाब दें। जिस तरह से हम 50 मिनट बैठे रहे और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फिर बाद में तशरीफ लाए। एक हमारे दोस्त ने कंप्लेन भी की इस बात की, तो आगे उन्होंने उन्हीं का मजाक उड़ा दिया कि चंदा मैंने बड़े फैसले करने होते हैं और कैबिनेट का कोई सेशन हो रहा था तो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके। तो ये कुछ हालात थे मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, और मेरा ख्याल है कि ये भी अगर हमें मौका मिलता पूछने का, तो ज़रूर और भी बहुत सारे सवालात थे बशमूल मेरे सवाल के, जो हम लोग ज़रूर पूछते और फिर आप लोगों को भी वो देखने का और सुनने का मौका मिलता, और हमारे इंटेलेक्चुअल कैलिबर को जांचने का भी आप सबको मौका मिलता। लोगों के घर पे मतलब जो एबडक्ट हो रहे हैं लोग और औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, वो सारी ह्यूमन राइट वायलेशन, उसके बारे में कुछ था? अच्छा, उससे इम्प्लिसिट भी सवाल इसके ऊपर हुआ था, और इम्प्लिसिट इस तरह से हुआ था कि एक हमारे भाई थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब नए नए सेलेक्ट हुए थे, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि हम लोगों की लिबर्टीज कम कर देंगे और सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर लोगों की आज़ादी कम करते हैं तो एक तरह से लोगों की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सवाल किया था कि हमारे भाई ने, कि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि लोग काम छोटा सा करते हैं लेकिन उसकी सजा बहुत डिस्प्रोपोर्शनल तरीके से दी जा रही है। यानी काम उन्होंने कुछ छोटा सा किया होगा, छोटी बहुत गलती की होगी, शायद असल में कानूनी खिलाफवर्जी होती भी नहीं है, जैसे किसी को बुरा भला कह दिया, किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसकी सजा उनको बहुत ज्यादा मिल रही है। तो वहां पे काकर साहब ने फिर खुल के कहा कि कोई बात नहीं, आप खुल जाएं और खुल के बात करें, अगर आप 9 मई की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि हमारे भाई थोड़े से सहमे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने 9 मई का जिक्र तो नहीं किया, 9 मई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था कि 9 मई में लोगों ने, जाहिर है जो भी हुआ वो हुआ, तो उसके बाद फिर उनको सजा बहुत ज्यादा दी जा रही है। तो इससे मुतालिक थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन खुल के ज्यादा बात की जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि फिर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा था ओपीटीवी पे, काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन कुछ को पता भी था। तो वहां पे करना शायद हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता इस तरह से बात करना। लम्स के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जिस भी तरह से अपनी आवाज़ उठा सकें, उठाएं। पिछला साल मेरा ख्याल है यही महीना चल रहा था जब अरशद शरीफ साहब की डेथ हुई थी, उनकी शहादत हुई थी। तो उनके ऑनर के अंदर उनको एक तरह से ग्लोरीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक टॉक भी रखी थी, उसमें हम लोगों ने और लोगों को बुलाया था। हालांकि हालात बहुत कठिन थे, इस तरह की टॉक्स रखने की शायद उस तरह से इजाजत नहीं मिलती जिस तरह से आम हालात में मिलती है। तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए जितनी हम आवाज़ उठा सकें उठाएं। उसके अलावा मेरा सवाल उमर अयूब साहब से था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा शऊर पैदा किया है, और उन लोगों में शऊर पैदा किया है कि जिनका पहले सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता था। जैसे मेरा ताल्लुक लाम्स यूनिवर्सिटी से है, और यहाँ पे we're in a social bubble and we have a disconnect with the world out there, because most of us belong to wealthy backgrounds and we're part of the social, political or economic elite. So we tend to have this disconnect with the wider public discourse that's going on. लेकिन पीटीआई के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू हम एक तरह से अब बाहर वाली आवाम के साथ भी इंगेज कर रहे हैं और अपना भी किरदार अदा कर रहे हैं कि जिस तरह से हम डिस्कोर्स को आगे लेके जा सकें या अपनी पोलिटिकल पार्टिसिपेशन दे सकें तो दें। लेकिन हमें ये नजर आता है कि ये सब शऊर पैदा करने के बाद और फिर जो रिसेंट क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आ गया मामला। जिस तरह से पहले एक वेव थी पीटीआई की शऊर की, वेव बढ़ रही थी, लोग सड़कों पे थे, तो अब जो रीसेंट क्रैकडाउन हुआ है काफी ज्यादा आपके वर्कर्स जेलों में भी हैं, आम सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं वो भी जेलों में हैं। तो आगे का आपका क्या एक्शन प्लान है? आगे आपने किस तरह से जिस तब्दीली की, जिस इंकलाब की इमरान खान साहब ने बात की है, उमर यूसुफ आपसे सवाल है कि आप क्या लगता है कि अब आगे क्या हालात पैदा होंगे और आप किस तरह से इस मकसद को आगे लेके जाना चाहेंगे? जोएब साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, दो चीजें हैं, हर एक चीज का एक टाइम फेज और एक साइकिल होता है। बिजनेस स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, एक आपका इन्फेंसी का स्टेज होता है, ग्रोथ का होता है, मेच्योरिटी का होता है। इसी तरह एक तहरीक में एक स्टेजेस होते हैं और वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। इमरान खान साहब जिस वक्त बाहर थे और उस वक्त तक क्रैकडाउन की इस लेवल तक शिद्दत, उससे पहले मतलब ये फेजेस में चीज चल रही थी। तो 9 मई के बाद और भी ज्यादा शिद्दत आई क्रैकडाउन में, एक्सेट्रा में। हमें हिलने, लिटरली हमें हिलने नहीं दिया जा रहा। कहीं पे भी पीटीआई का झंडा होता है तो वो पड़ जाते हैं। तो मेरा एक बार वियतनाम जाने का मौका मिला 1999 में। वहां पे आप चले जाएं तो कूची टनल्स हैं, अभी भी इंटरनेट पे आप कर रहे हैं, कूची टनल्स हैं, और वहां पे ये तकरीबन 25 से 30 हजार लोग अंडरग्राउंड रहते थे। ऊपर से अमेरिकन बमबारी करते थे, वही बम्स जो है वो लेके पिघला के उसके साथ वो गोलियां और मोटर शेल्स और आर्टिलरी शेल्स बनाते थे, और नीचे रहते थे और उनको पता भी नहीं होता था। हम लोग, कहने का मतलब यह है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी कैंपेन हमारी बड़ी तेजी से चल रही है। हम लोग ग्रास रूट्स लेवल तक भी जा रहे हैं, और खान साहब का काम जो था, वजीर आजम इमरान खान साहब का, उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आज जो जिंदा मिसाल है
होता है ना, एक शोला आपको नजर आता है, एक किरण आती है, उम्मीद की किरण। तो आपको मैं क्यों खराज तहसीन, आप खवातीन और हज़रात को लम्स में क्यों मैं वो खराज तहसीन पेश कर रहा हूं? आपने वो उम्मीद की किरण कौम को दिखाई है, उसकी आपने अक्कासी की है कि यस द फ्लेम इज अलाइव, इट इज देयर, इट इज समथिंग टेंजिबल, इसको हम लोग हाथ लगा सकते हैं, मंजिल करीब है, उसकी आपने अक्कासी की है। सो लिहाजा पीटीआई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पे बड़ी तेजी से जा रही है, ग्रास रूट्स लेवल तक वो बड़ी तेजी से जा रही है, और लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, वो लोग मुस्लिम लीग नून या बाकी पीपल्स पार्टी की गाड़ियों में आएंगे, बिरयानी उनकी खाएंगे, खाने उनके खाएंगे, वोट इंशाल्लाह ताला इमरान खान को और पीटीआई को पड़ेगा। ये मैं आपको बता सकता हूं, जो हालात मैं देख रहा हूं, और क्लीन स्वीप होगा, बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो गिरेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा ये टाइम अपने भाई का, ये टाइम और ये वक्त और ये